सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 16 और लाइट को दे थोड़ा सा पीछे ताकि वो हमारे एमसीक्यूज को जो है वो डिस्टर्ब ना करे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला गया है व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ डेथ ऑन द अर्थ। तो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स, सो हमें जो है ऐसे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर टिड आ गया है तो मतलब टाइड्स ऑन अर्थ का मतलब क्या होता है, यानी हम लोग यहाँ पर लहरों की बात करें कि ज़मीन में जो लहरें पैदा होती हैं वो किस वजह से पैदा होती है, हमें काज यहाँ पर चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पर 4 वजूहात दी गई है, हमें पता होना चाहिए किस वजह से जो है वो हमारे पास टिड्स जो लहरें होती हैं वो अर्थ पे बनती हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन है हमारे पास, देन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून है, अर्थ्स रोटेशन है, ओशन जो है हमारे पास करंट है, ठीक है, कि ओशन करंट की वजह से होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग हमारा करेक्ट आंसर ढूंढें तो दैट इज़ द आंसर बी, यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ठीक है। अब वो क्यों, तो इसके लिए हमें जो है एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, जो कि हम लोग करेंगे, ठीक है। तो टिड्स जो होते हैं वो हमारे टाइड्स जो होते हैं वो हमारे पास प्राइमली काज बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून होते हैं ऑन द अर्थ ओशन, ठीक है ना। सो ये जो होते हैं वो मून की वजह से काज होता है, ये जो लहरें होती हैं ये पुल ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से काज होती हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रेशर, यानी हमें जो है वो प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है ना। सो हमारे पास प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसको जाहिर सी बात है हम लोग कैपिटल पी से प्रेशर को जो है वो डिनोट करते हैं, और आप इस तरह इसको याद कीजिए P इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। तो एफ ए, ठीक है, एफ क्या होता है, एफ होता है फोर्स और ए क्या होता है एरिया। सो फोर्स बाय एरिया हम लोग प्रेशर को फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर फोर्स बाय एरिया क्या है, फोर्स बाय एरिया जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्रेशर इज़ फोर्स बाय एरिया। सो हमें इसको ईजिली याद करना चाहिए, P इक्वल टू एफ ए, ठीक है। तो देखिए हमने जो स्टार्टिंग में फिंगर टिप पे रखा था वही तक हमें याद है, P इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। तो इस तरह से याद कीजिए, आपको भी ये याद हो जाएगा। ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमें बोला गया है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो नॉन एज, यानी हमें जो है दूसरे तीसरे चौथे अगर जितने भी नाम हैं एक लॉ के तो हमें वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब हमें जो है थर्मोडायनेमिक का लॉ जो है उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लेट्स सी। हमारे पास बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब अगर हमें नहीं पता तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो अगर हमें लॉ का थर्मोडायनेमिक लॉ का दूसरा नाम नहीं पता तो हम लोग एक्सप्लेनेशन से भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन की तरफ ज़रा चलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन जो है वो स्टेट करती है, स्टेट के एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड or destroyed only transform from one object to another। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें सिर्फ एनर्जी यहाँ पर वर्ड जो है वो दिख रहा है कि एनर्जी कान बी क्रिएटेड, कान बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली ट्रांसफॉर्म वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ऑल्सो नॉन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए अगर इस तरह आपको एक चीज़ याद होगी तो एक चीज़ से आप दूसरी चीज़ जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। So question number 19 is the force that oppose the motion of two surface sliding past each other is called। यानी यहाँ पर दो सरफेस है और वो एक दूसरे के मोशन को जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं,
मतलब दिस इज द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर हम लोग डेफिनेशंस पे ध्यान दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, नॉर्मल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, सेंट्रीपिटल जो है फोर्स उसकी डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्या है, हमें पता होना चाहिए। और अगर हमें इन सब की डेफिनेशन पता है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे दिस इज द फ्रैक्शनल फोर्स। फ्रैक्शनल फोर्स हमें क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फ्रैक्शनल फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स oppose the relative motion of two surfaces in contact, ठीक है। सो हमारे पास जो है फ्रैक्शनल फोर्स की डेफिनेशन है यहाँ पे, जो कि ओपोज करता है रिलेटिव मोशन ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इन द फॉर्म ऑफ, जो अलग वर्ड यूज़ करें हम लोग उसके लिए, तो ये डेफिनेशन है जो कि हमारे पास ऊपर लिखी हुई है। मतलब दोनों का एक ही बनता है, बस क्या है हमारे पास इसके लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं, ठीक है ना। वो उसका इसी से कोई मुहावरा मुझे याद आ गया, भूल गई, याद आ गया और भूल गई मैं, कि लफ्ज़ चाहे थोड़े से कड़वे हों या ज़्यादा कड़वे हों, दर्द तो एक ही जितना होता है ना, अगर आप सामने वाले को बोलें, ठीक है ना। नहीं मतलब कि हाँ, अगर आप तीर एक मारो या दो मारो दर्द तो होता है ना ये अच्छा है ना। तो इस तरह से कुछ समझ रहे हैं आपके लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ है लेकिन मतलब एक ही बनता है। तो जो भी फोर्स दैट अपोज करता है कि दो सरफेस मोशंस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फोर्स बोलते हैं। एंड दिस इज अवर करेक्ट आंसर। इसी के साथ हमारे 19 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो है हमारे पास एसआई यूनिट क्या है। अगर हमने 4 ईयर्स की जो है वो अच्छी खासी फिजिक्स पढ़ी है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है उसके लिए, जो कि है हमारे पास क्या है, एम्पेयर है। और ऐसे ना कि आप एम्पेयर और कूलम में फिर कंफ्यूज जाए, देखिए कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब हम लोग ऐसे जब कोई टेस्ट ऐसा कुछ दे रहे होते हैं तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि बेसिक होता है, हमें पता होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। कामली और जो है अच्छे से आराम से बैठिएगा, फ्रेश होके पानी वानी पिएगा। पानी तो वैसे भी ईटा वाले प्रोवाइड करते हैं ना, एक ही चीज़ है जो अच्छी खासी लोग प्रोवाइड करते हैं, पानी। तो अच्छा खासा पानी पिएगा, उसके बाद अच्छे से सांस लेके टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हमें फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी कि एम्पेयर है, और 1 एम्पेयर जो होता है वो 1 कूलम के इक्वल होता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है ना। कि एम्पेयर कूलम के इक्वल होता है तो कूलम होगा, ठीक है। ध्यान से लगाइएगा सारे के सारे ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो चुके हैं। और नेक्स्ट बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ, बिकॉज 40 क्वेश्चन हैं हमारे पास फिजिक्स सेक्शन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। जब भी हम लोग कनकेव और कन्वेक्स की नाम सुनते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं, बिकॉज ये है कंफ्यूजिंग ना, कनकेव और कन्वेक्स। लेकिन इसके जो है वो नाम थोड़े से सिमिलर है, लेकिन उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनता है, ठीक है ना। हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, और सिलेंड्रिकल और डाइवर्जिंग लेंस की भी आपको डेफिनेशन जो है वो अच्छी खासी याद होनी चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। नाउ हमारे पास क्वेश्चन है, what type of lens can converge light ray to a point। तो यानी यहाँ पर हमें इन चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जब डेफिनेशन हमें पता होगी तो हमें आंसर भी पता होगा। तो चलिए लिखते हैं एक डेफिनेशन जो कि इस ऊपर वाली डेफिनेशन का फुलफिल है। देखते हैं कि वो हमें क्या आखिरी में जवाब देगी। तो अगर हम लोग इस डेफिनेशन को पूरा करें, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि a lens which converge light rays to a point is known as a focal point। और वो लेंस कौन सा है, वो है convex lens। a convex lens converge
light to a point which is known as focal point। तो ये भी आ सकता है कि कौन से पॉइंट अगर कन्वर्ज कर रहा है तो कौन सा पॉइंट है, तो पॉइंट के नाम भी नीचे लिख सकते हैं। तो वो पॉइंट कौन सा है, वो है फोकल पॉइंट। और लेंस कौन सा यहाँ पर यूज हो रहा है, दैट इज द कन्वेक्स लेंस, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसीलिए मैंने कहा था कि चारों डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, तो कोई भी आ सकता है, किसी के लिए भी हम लोग एमसीक्यूज बना सकते हैं। और एक एमसीक्यूज से हमने फिर से 5-6 एमसीक्यूज निकाल लिए, जैसे कि इन सब की डेफिनेशंस हमने याद कर ली। हमें पता चल गया कि कन्वेक्स लेंस है जो कि कन्वर्ज करता है लाइट टू अ पॉइंट, और कौन से पॉइंट को कन्वर्ज करता है, दैट इज द फोकल पॉइंट। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट बीच में लगा है, लेकिन वो मैंने यूं किया ना फोकल पॉइंट, दैट वाई 2 फोकल पॉइंट हो गए। ठीक है ना, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो सॉल्व हो गया है। अपने पास आर्ग्यूमेंट्स को रखिएगा, नोट डाउन करके स्टिकी नोट्स ले लें, और जब क्वेश्चन हो तो वहीं पे स्टिकी नोट्स को चिपका लिया करें। ठीक है ना, तो इस तरह से आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। So now question number 22, which physical quantity is measured in joules? measure या measure जो भी बोल रहे हैं आप, इट्स योर ओन चॉइस, इन joules। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास एनर्जी होती है ना, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जो एनर्जी होती है उसका जो यूनिट है वो क्या है, वो है joules। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, एनर्जी है ही नहीं कि एनर्जी को हम देखें। बट अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन को देखें तो एनर्जी किस चीज़ से होती है, वर्क डन से जो है वो बनती है एनर्जी। ठीक है ना, यानी वर्क डन से बनती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का हमारे पास क्या है यूनिट, वो जूल्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अपना ऑप्शन बी लेंगे, वर्क। तो वर्क डन का भी जो यूनिट है वो हमारे पास जूल्स है, और एनर्जी का यूनिट भी जो है वो हमारे पास जूल्स है। ठीक है ना, सो इस तरह से हम डेफिनेशन के अंदर चलेंगे और उसी से हम लोग जो है और पॉइंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कोई, भाई यहाँ पर तो हमारे पास एनर्जी नहीं है और यहाँ जूल्स तो एनर्जी का यूनिट है। ठीक है ना, सो हम क्या करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, वर्क को हम मेजर करते हैं इन जूल्स में। ठीक है ना, सो वर्क डन से एनर्जी बनती है और एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल्स है, और इस तरह जो है वर्क डन भी हमारे पास जूल्स में जो है वो मेजर होगा। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो होता है, डीपली जाते हैं पॉइंट्स, लेकिन जब आप ये डीपली पढ़ेंगे तो आपको जो है ईटा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। एंड दिस इज़ द फ्री क्लासेस, आप फ्री क्लासेस ले रहे हैं ईटा की। सो यहाँ पर जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आई टैब पे जा सकते हैं आप लोग, और भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप वो भी वॉच आउट कर सकते हैं फॉर योर मैथ्स, क्योंकि मैं सारा चैनल जो है वो मैथ्स पे ही पूरा का पूरा बनता है, और साथ में जो है मैकेनिकल फिजिक्स वगैरह भी मैंने पढ़ाई हुई है, तो आप वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सुनाओ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 23। So now with question number 23, which of the following wave is not electromagnetic wave? So अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो प्रोडक्ट हो, वो किस चीज़ के प्रोड्यूस होने से बनता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांटेक्ट में आती है ना विद मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बनती हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से कंपोज होती है, वो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ठीक है ना, डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी हमारे पास डिफ़िकल्ट सी होगी समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, रेडिएशंस, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इनसे कंपोज होती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है, ये बनती है हमारे पास जब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांटेक्ट में आती है, यहाँ पर लिख देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट
with the magnetic field। ठीक है, सो पहले तो हम लोग इस चीज को समझेंगे, यानी हमें जो है हर एमसीक्यूज में काफी डीपली जाना होता है। तो अगर आपने बुक सारी की सारी रीड कर ली अपने फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, 9, 10 की, तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें जो है ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है, लेकिन बीच बीच में मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको रिकॉल होता रहे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, उसी से बनता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को ही बोला है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब कांटेक्ट में आती हैं विद मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, अब अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, रेडियो वेव है, साउंड वेव है, लाइट वेव है और एक्सरे है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारे पास करेक्ट आंसर है साउंड वेव। देखिए, साउंड वेव आर द मैकेनिकल वेव्स। अब इसके लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा, चलो पहले थोड़ा सा बोल देती हूँ मैं कि साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव एंड रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल unlike electromagnetic waves which can travel through a vacuum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं, ये वैक्यूम में जो होते हैं वो हमारे पास ट्रैवल करते हैं, वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, इनके लिए एक सवारी चाहिए होती है जो कि ट्रैवल करती है। ठीक है, और हमें बोले कौन सा जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो। ठीक है, तो साउंड वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बिकॉज उसके लिए किसी भी वैक्यूम की जरूरत नहीं पड़ती, वो वैक्यूम और आउटर द वैक्यूम भी जो है वो ट्रैवल करती है। ठीक है ना, सो साउंड वेव जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। और इससे हमें ये पता चलता है कि रेडियो वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक्सरे जो है वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, सो देखिए एक चीज़ से हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं और इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लेंथी है, बिकॉज हम लोग काफ़ी डिटेल में बात कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर इन। तो किस चीज़ में ये जो है वो हमारे पास मेजर होता है, तो सबसे पहले हम लोग द एनर्जी की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन सर्किट। जब हम लोग सर्किट को जब व्हेन द चार्ज कैरीज पास थ्रू दैम, सो वी यूज़ वोल्ट मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन में जो है वो स्टेटमेंट लिख देती हूँ। ठीक है ना, तो ये आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ क्या नाम है पॉइंट्स में, और इसको आप काफ़ी जगहों पर फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो द energy is transferred transferred to the electrical component in a circuit when the charge carries pass through them। We use voltmeter to pressure to measure measure the potential difference। पोटेंशियल डिफरेंस को हम पीटी लिखते हैं। ठीक है, और जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं इन वोल्ट्स में। ठीक है ना, जब वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, वोल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर दोबारा से हम इसको बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पीडी की बात हो रही है। ठीक है, पीटी, तो पीडी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बीच में एक डॉट भी होता है पीटी के। सो पीडी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इट इज मेजर इन वोल्ट्स। ठीक है, तो जो हमारे पास डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है ना,
याद रखिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो फिर आपको याद आएगा कि हम लोग यहाँ पर वोल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इज यूज इन क्या, इन वोल्ट्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट्स में इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमें यहाँ पर बोला गया है कि द एनर्जी स्टोर इन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस स्प्रिंग इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। 4 ऑप्शंस हमें एनर्जी के दिए गए हैं, देखते हैं इसमें कौन सा जो है हमारा वाला ऑप्शन है। तो ये जो एमसीक्यूज है ये डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि हमें बोला गया हो कि द एनर्जी स्टोर इन इलास्टिक मटेरियल एज द रिजल्ट ऑफ देयर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग इज डैश, ठीक है। तो फिर आपने बताना है कि कौन सा है। तो या तो आप ये वाला लिखें या तो दूसरा एमसीक्यूज भी आ सकता है। देखिए एक ही एमसीक्यूज की काफ़ी ज़्यादा शक्ल हो सकती है, जैसे हम चाइनीज़ों को समझते हैं ना कि चाइनीज़ एक ही शक्ल के बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल इस तरह हमारे एमसीक्यूज भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शक्लों के हो सकते हैं। अब मैं दोबारा तारीख अपने पास नोट डाउन कर लें। द एनर्जी स्टोर इन इलास्टिक मटीरियल as the result of their stretching or compressing is dash, ठीक है। तो डैश में आप इनमें से कोई एक फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने इलास्टिक मटेरियल बोला है तो इधर फिर इलास्टिक भी लिखा होगा, ठीक है। इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक थर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और हम लोग इलास्टिक भी बोल सकते हैं, अगर जो है वो दूसरा एमसीक्यूज आ गया जो मैंने आपको इलास्टिक मटेरियल वाला बोला था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पीई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है या फिर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है। और ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास क्या होती है, स्टोर इन स्ट्रेच्ड, ये जो स्ट्रेच्ड रबर सा बैंड होता है ना उसमें होती है, और जो है एरो डाउन इनटू अ बो, ठीक है ना, एरो डाउन इनटू अ बो में, सही है ना। सो इस तरह के अगर हम लोग बीच बीच में जो है हर उसका मतलब देखेंगे ना तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें इसमें और भी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ चलते हैं 25 की तरफ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, यहाँ पर क्वांटिटीज लिखना है, QUANTITIES, क्वांटिटीज इज अ वेक्टर, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो मैंने वेक्टर और जो है स्केलर क्वांटिटी दोनों बता दी थी। अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और हमें डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है ना। और साथ में जो है स्केलर होती है उसमें सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की ज़रूरत हमें नहीं होती स्केलर में। तो अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मास को देखें तो मास के लिए भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर है, स्केलर है। टेम्परेचर के लिए भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो हमें डिस्प्लेसमेंट, अगर मुझे यहाँ से इधर है यूनिवर्सिटी जाना है तो मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो मतलब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। सो आवर आंसर इज डिस्प्लेसमेंट यानी डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर विच इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरह से आपने सारे ऑप्शंस को देखना है और उसके बाद अपना आंसर जो है वो क्या करना है, सर्कल करना है। नेक्स्ट चलते हैं। सो द स्पेसिफिक हीट capacity of a substance is defined as the amount of heat required to rise the temperature of the specific heat capacity की हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जिसकी डेफिनेशन में हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम 1 किलोग्राम, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है उसमें है, सी में है
यानी सेंटीग्रेड में है, और ये हमारे पास एफ में है यानी फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना। सो हमारे पास द करेक्ट ऑप्शन इज क्या, करेक्ट ऑप्शन इज बी है कि 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 1 सेंटीग्रेड है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन, और इसको हम लोग जो है 1 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, केल्विन VIN, ठीक है ना। अगर आपके पास सेंटीग्रेड नहीं दिया, आपको केल्विन दिया गया हो, तो आप यहाँ पर केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा करेक्ट ऑप्शन तो आ गया है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 28, और इसमें हमें बोला गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन, कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, या मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करती है, या ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दैम पे जो है वो कंडक्ट करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब 1 2 3 हर उस पर जो है वो डिपेंड करती है कि इस पे लेंथ पे भी डिपेंड करती है कि उसकी रेजिस्टेंस लेंथ के मुताबिक कितनी होगी, ठीक है ना। एंड अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा या छोटा होता है तो उस पर भी डिपेंड करती है कि रेजिस्टेंस कितनी हो। एंड देन मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, की कंडक्टर का मटेरियल कौन सा है। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव, तीनों पे जो है वो डिपेंड करती है कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पर होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर होता है, और मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, कि वो कंडक्टर किस चीज़ से बना गया है उस पर भी डिपेंड करेगा। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ हमें क्वेश्चन दिया गया है, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये स्टेट करता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो आइसोलेट होगी सिस्टम में और वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ हमेशा की तरह, ये 4 के 4 जो हैं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी डेफिनेशंस जो है वो याद होनी चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एंड प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिवली क्या होती है, ठीक है ना। दीज 4 आर इम्पॉर्टेंट, तो चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ हम लोग करते हैं अपने MCQs की बात। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये कहता है कि अगर हम लोग जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो वो प्रिंसिपल है हमारे पास ए, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि स्टेट करता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की दोनों एनर्जी को जब मिलाते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी बनती है। इज एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इफ एंड ओनली इफ कंजर्वेशन फोर्स आर एक्टिंग, ठीक है ना। तो हमें पूरी की पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास वो कांस्टेंट है तो उस पर वो कांस्टेंट तब होगा जब हमारे पास कंजर्वेशन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन ये है, एक बार फिर से सुन लें, मैं स्लो से बोलती हूँ। The principle of conservation of energy state that the total mechanical energy यानी kinetic और potential energy in an isolated system remain constant if and only if conservation force are acting, ठीक है ना। तो तब हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स कॉल्ड, यानी हमारे पास वो कौन सा फिनोमिना है जो हमें ये कहता है कि वाइट लाइट को हम लोग जो है वो कंपोनेंट में स्प्लिट करेंगे और जब वो पास होगा थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है ना। तो इसका पूरा का पूरा जो है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक्सप्लेनेशन में, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि डैश इज द फिनोमिना वेयर white light split into its component when in component color
when passing through a prism। ठीक है, तो कौन सा है, वो है हमारे पास डिस्पर्जन। हमें दिया गया है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन जो है डी इज द करेक्ट आंसर। यानी डिस्पर्जन वो फिनोमेना है जो कि ये स्टेट करती है कि जो लाइट है जब वो एक प्रिज्म से पास होगी तो वो क्या होगा, व्हाइट लाइट को इसके कंपोनेंट कलर्स में क्या करेगी, स्प्लिट करेगी। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास डिस्पर्जन। ठीक है ना, ये क्या है, डिस्पर्जन है। तो ये वाले सारे जो फिनोमेना है जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, चारों के चारों जो है फॉर्मूले स्टेटमेंट जो है आपने याद करने हैं। दीज आर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज में चारों के चारों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट चलते हैं 31st। सो अगर हमें पता है कि व्हाट इज फ्यूजन, फिजन, रेडियो एक्टिविटी एंड आयनाइजेशन, सो वी कैन सॉल्व 4 MCQs। ठीक है, सो सबकी डेफिनेशन जो है आपको याद होनी चाहिए कि फिजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और आयनाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है ना, तो वन बाय वन हम सारे चीज़ों को एक एक बार MCQs में जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास MCQs है, द प्रोसेस बाय विच अ न्यूक्लियर स्प्लिट इनटू अ स्मॉलर पार्ट रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड डैश। सो क्या है भाई, क्या वो फ्यूजन है, क्या वो फ्यूजन है, या रेडियो एक्टिविटी है, या आयनाइजेशन है। सो अगर हम लोग स्टेटमेंट्स की तरफ चलें तो हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट में क्या बोला जाता है कि न्यूक्लियर फिजन जो है इज द प्रोसेस बाय विच अ लार्ज न्यूक्लियर split into a smaller nucleus releasing a significant amount of energy। कोई भी significant amount हो या large amount हो, मतलब एक ही बनता है। वो कौन सा हमारे पास ऐसा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है हमारे पास फिजन का। यानी बी जो है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। फिजन से ही हमारे पास जो है एक न्यूक्लियर स्मॉलर पार्ट्स में स्लिप होता है और उसकी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है ना, सो इस तरह से अगर फ्यूजन का स्टेटमेंट आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी एंड आयनाइजेशन ऑल्सो। सो हमारे पास है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। तो अगर हम लोग जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चलें, ठीक है ना, हमारे पास एक्सप्लेनेशन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखें रिफ्लेक्शन है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ चलेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या बोलता है कि जो एंगल है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, सो अगर हमारे पास जो एंगल ऑफ हमारे पास इंसिडेंट होगा वही हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। तो यहाँ पर हमें बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रिफ्लेक्शन है तो 30 डिग्री इंसिडेंट भी होगा हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 30 डिग्री हमारे पास इंसिडेंट भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, बिकॉज वी नो दैट बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही हमारे पास इक्वल एंगल के होते हैं। अगर रिफ्लेक्शन का दिया होगा 30 डिग्री तो इंसिडेंस भी 30 होगा, अगर इंसिडेंट 30 दिया होगा और बोला गया रिफ्लेक्शन क्या है तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। सो यहाँ पर है हमारे पास विच लॉ डिस्क्राइब दैट द रिलेशनशिप बिटवीन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। सो ऐसा कौन सा लॉ है जो जिसने इन तीनों का रिलेशन जो है इलेक्ट्रिकल करंट में डिस्क्राइब किया हुआ है। यानी यहाँ पर जो हमारे पास 4 लॉ हैं, सबसे पहले तो आपने इसको याद कर लेना है, इसकी डेफिनेशंस आर इम्पॉर्टेंट और डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह पहले से याद की हुई हैं और साथ ही मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको याद है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म्स यहाँ पर क्या क्या है। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी एम्पेयर से स्टार्ट करेंगे। एम्पेयर का अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से है, इंटीग्रल बी एंड डी ऑफ एल इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ आई। ठीक है ना, और अगर हम लोग बात करें अपने फैराडे लॉ की तो फैराडे लॉ हमारे पास क्या बोलता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन एंड चेंज इन थीटा विद है टाइम। ठीक है,
एंड देन अगर हम लोग कूलम लॉ की बात करें तो कूलम लॉ है हमारे पास F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड आर स्क्वायर। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग ओहम लॉ पर आ जाएं तो वो हमें बोलता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। सो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कौन डिफाइन कर रहा है। ये कर रहा है वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस को। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं इसमें भी, और इसमें तो बहुत इंटीग्रली आ जाता है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हमारा करेक्ट आंसर क्या है, द फर्स्ट ए दिस ओहम लॉ V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए V इक्वल टू आई आर यानी ओहम लॉ हमारे पास करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस को इन एन इलेक्ट्रिकल करंट में डिस्क्राइब करता है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 33rd. So 34, a transformer is a device that convert electrical energy to mechanical energy. ये E जो है ये एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, and convert mechanical energy to electrical energy, change the voltage of an alternating current, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें अपने MCQs की यानी क्वेश्चन की, ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, तो हमें सबसे पहले जो है वो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और अगर जो है मैं ज़रा रिकॉल करूँ तो ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे पास 9th क्लास में था और बहुत ही मज़े का था ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, मुझे बहुत पसंद है ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक। तो अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन पर आएँ और इधर ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन देखें तो हमें जो है आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू increase or decrease the voltage of an alternating current, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास आंसर नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन कि ट्रांसफॉर्मर वो डिवाइस है जो चेंज करती है वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है। या फिर आपके पास आ सकता है इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो कुछ भी आ जाए, आपको दोनों में से दोनों का आंसर पता हो तो आंसर हमारे पास क्या है। Which of the following is the true about light wave? They are longitudinal wave, they require a medium to travel, they are transverse wave, they can't travel through a vacuum. So अगर सबसे पहले हम लोग देखें they are longitudinal, no they are not longitudinal, and they require a medium to travel. क्या लाइट बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स इट्स नॉट ट्रू, ठीक है ना। दे आर ट्रांसवर्स वेव, ऑफ कोर्स दे आर ट्रांसवर्स वेव। क्यों? इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए जो है मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगी पूरी की पूरी कि जो लाइट वेव्स है वो ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जो कि रिक्वायर नहीं करती कोई भी मीडियम के वो ट्रैवल करे, वो प्रोपिगेट जो है थ्रू अ वैक्यूम होती हैं, ठीक है ना। सो दे आर व्हाट, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है ना। तो इसकी जो स्टेटमेंट है मैं दोबारा से बोल देती हूँ, अपने पास नोट डाउन कर लें। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स that do not require a medium to travel and can propagate through a vacuum. So in a vacuum all electromagnetic waves travel at same speed, different speed of sound और speed of gravity. So मतलब अगर एक वैक्यूम में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रखेंगे तो वो हमारे पास कौन सी स्पीड से ट्रैवल करेगा, उसकी जो है हमारे पास टाइप क्या होगी, क्या वो सेम स्पीड से करेगा या अलग अलग स्पीड से वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगी, ट्रैवल करेंगी, या उसका स्पीड जो होगा वो साउंड के बराबर होगा या ग्रेविटी के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम जो है वो एक्सप्लेनेशन में देखें तो हमारे पास क्या आएगा, स्पीड ऑफ एट सेम स्पीड, ठीक है। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves travel at the speed of light, which is approximately 3 × 10 to the power of 8 meter per second, ठीक है ना। This is the speed
on which electromagnetic wave travel in a vacuum. तो you have to remember this speed value also, क्योंकि कभी वैल्यू भी आ सकती है कि कौन सी स्पीड वैल्यू होती है, तो आपको वैल्यूज दी गई होंगी तो आप उसमें से ये वाली वैल्यू को जो है ऑप्शन में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ए एमसीक्यूज के अंदर ही जो एमसीक्यूज मुझे और भी सूझ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। सो ये भी हमारे पास एमसीक्यूज में आ सकता है। सो 37th है हमारे पास, द फोर्स दैट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सरफेस इज कॉल्ड। क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या फ्रिक्शनल फोर्स होता है, नॉर्मल और टेंशन फोर्स भी हो सकता है। तो इसके लिए जो है हम लोग को डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो ये चारों की जो चारों डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। तो इसमें से हमारे पास वो कौन सा फोर्स होता है जो कि जब दो फोर्स जो है परपेंडिकुलर हों और उसके जो है ये एक्ट करें, तो वो है हमारे पास नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होता है दैट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इसके लिए मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देती हूँ, और जब तक मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ आप जल्दी से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास इसी तरह की और भी जो है वो वीडियोस आती रहें। सो दिस इज द स्टेटमेंट, आप अपने साथ नोट डाउन कर सकते हैं, आपको हेल्प देगा और एमसीक्यूज के लिए। So the tendency of an object to resist a charge to change in its state of motion is called what? Inertia, acceleration, momentum, force। हमें inertia की definition याद होनी चाहिए, acceleration की, momentum की और force की। These are the important definitions। अगर आप देखें तो बार बार हमारे पास जो है ये चीज़ें आ रही हैं। पहले force आया था, ठीक है, अब inertia आ गया, फिर आगे जाके acceleration आएगा, फिर momentum आएगा। तो हमें इन चारों की definition याद रखनी होंगी, ठीक है ना। सो दिस इज फॉर द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। ना अगर हम बात करें यहाँ पर तो इनर्शिया इज अवर आंसर। क्यों? बिकॉज इनर्शिया जो है वो हमें बताता है कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to resist changes in its state of motion। जो इनर्शिया है वही रेजिस्ट करती है कि एक बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज ना हो, ठीक है ना। सो ये हमारे पास इनर्शिया है एंड दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 38। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39, अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एनर्जी। सो अगर हम लोग लाइट ईयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइट ईयर है, अ लाइट ईयर, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट travel in 1 year used to measure astronomical distance, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास लाइट ईयर क्या होती है। लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो कि हमारे पास लाइट की ट्रैवल देखता है एक साल में, और वो मेजर करता है कि वो मेजर किस चीज़ को करता है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज़ द डिस्टेंस। अगर आप देखें डिस्टेंस और डिस्टेंस, हमारे पास सिर्फ डिस्टेंस ही है जिसकी बात हो रही है लाइट ईयर में। सो यहाँ लाइट ईयर का यूनिट क्या है? लाइट ईयर का यूनिट है डिस्टेंस।
And now our question number 40, which is our last question of this section क्या है, फिजिक्स चल रहा है, ठीक है। सो जो लास्ट क्वेश्चन है दैट विल बी द योर होमवर्क। आपने मुझे बताना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन। होप कि आपको जो है ये वाली सीरीज़ मेरी पसंद आ गई होगी। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगी जिसमें हमारे जो है स्टार्टिंग बिगनिंग टू एंड तक हमारी सारी की सारी प्रिपरेशंस होंगी। एंड इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद होपफुली आपका जो है 90 to 80%, 80 to 90% जो है वो आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। सो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स जो है ईटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आगे आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट करेगा। सो इंशाल्लाह एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आप सब पास होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। एंड इसका आंसर मैं जो है नेक्स्ट सेक्शन में जो है मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या वो मोटर है, क्या वो जनरेटर है, या वो ट्रांसफॉर्मर है, या वो बैटरी भी हो सकता है। होप कि सबने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे जो है अपने पास कलेक्ट कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन अवर सेक्शन। कौन सा सेक्शन है हमारा, मैथ्स का, जिसमें 35 MCQs होंगे। उसको हम लोग न्यू वीडियो में जो डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।